बारिश में गरीब माँ की 5 बेटियों की घास ड्रेस और छाता। माँ और कितनी देर तक कपड़े छीलोगे आप? मुझको भूख लगी है, कुछ बना दो खाने को। देखो कितनी मस्त बारिश भी हो रही है, गलम गलम पकौड़े बना दो ना। पारुल को तुतलाकर बोलते देखकर उसकी चारों बड़ी बहन बबीता, सिमरन, धानी, नैना लोटपोट होके हंस पड़ती हैं। पारुल अब तो पदोरी खाइयो और हम चारों माँ के हाथ के पकौड़े खाएंगे, तौतली कहेंगी। माँ देख तो ना, चारों दीदी मेरा मजाक उड़ा ली है। तभी करुणा सिलाई मशीन रोक कर कहती है, तुम चारों क्यों इसे सताती हो? ये मुझे तंग करेगी। मैं बहुत अर्जेंट कपड़े सिल रही हूँ, तभी तो 2-4 पैसे आएंगे, तो तुम्हारी ये गरीब माँ तुम पांचों की ख्वाहिश को पूरी कर पाएगी। ठीक है माँ, आप कपड़े सिलो, हम तंग नहीं करेंगे अब। मेरी समझदार बेटिया। फिर गरीब दर्जी वाली बहू जल्दी जल्दी कपड़े सिलने लगती है। तभी जोर जोर की बारिश शुरू हो जाती है और हुड्डा हाउस की मालकिन शीतल छाता लेकर आती है। हे भगवान, ये मॉनसून क्यों आता है? जहाँ देखो बरसात के चलते कीचड़ कीचड़ मच जाती है। करुणा, मेरे कपड़े रेडी हैं? जी शीतल जी, मैंने सिल दिया है, एक बार पहनकर देख लीजिए, अगर कुछ कमी लगे तो मैं ठीक कर दूंगी। इस छाते को कोने में टिका दीजिए, हवा लगकर सूख जाएगा। अरे नहीं, कोई 100-200 का छाता थोड़ी है जो जमीन में रख दूं, बहुत महंगा है, मेड इन लंदन है, लाख रुपए का है। छाते की कीमत सुनकर करुणा मायूसी से अपने कच्चे मकान को तो कभी अपनी 5 बेटियों की शक्ल को देखने लग जाती है। सचमुच अमीर लोगों के लिए शौक बड़ी चीज है, और एक मैं गरीब माँ हूँ जो इतनी मेहनत जतन करके भी अपनी बेटियों को ना तो ढंग का खिला पाती हूँ और ना अच्छे कपड़े दिला पाती हूँ। इन्हें फटे कपड़ों में देखकर मेरा कलेजा कितना कचोटता है। ये लो तुम्हारी सिलाई के पैसे। ये क्या दे रही हैं शीतल जी? बस 200 रुपए। एक डिजाइन वाले ब्लाउज सिलने का रेट 500 रुपए है। 500, 200 तो सादा ब्लाउज का भी रेट नहीं है। अरे तो तू भी तो कौन सा अलग से टेलर की दुकान डालकर बैठी है? खंडर सा तो मकान है तेरा, कोई आता भी नहीं है। मैंने तो इसीलिए तरस खाकर कपड़ा सिलवा लिया कि गरीब औरत है, ऊपर से 5 बेटियां हैं तो 2-4 पैसे कमा लेगी। ज्यादा झिकझिक करना ठीक नहीं होगा। वैसे ही बरसात के मौसम के चलते महेश जी का काम पहले ही नहीं चल रहा है। फिलहाल सिलाई के काम से खर्चा पानी निकल रहा है। ऐसा सोचकर गरीब करुणा कस्टमर का दिया कम पैसा ले लेती है। उसके जाते ही पारुल, सिमरन, नैना बोलती हैं, माँ आज तो आपको पैसे मिले हैं, थोड़ी आलू गोभी वाले पकौड़े बना लो। नहीं माँ, पहले मुझको छाता ला दो, मुझे बारिश में भी भीग भीग कर स्कूल जाना पड़ता है, छाता चाहिए। बेटिया अभी तो इतने से पैसे हैं, घर में राशन पानी खत्म है, बोल आना है, थोड़े दिन रुक जा। पर माँ तुमने वादा किया था इस बार छाता दिलाओगी। पता है अमीर लोगों के बच्चे रेनकोट पहन कर आते हैं, पता नहीं हम कैसे भूखे नंगे गरीब के घर में पैदा हो गई। ना हमारे पास अच्छा खाने को है, ना अच्छे कपड़े पहनने को है, और ना रहने को अच्छा घर है। ये सुनकर करुणा का दिल टूट जाता है, उसकी आंख में से आंसू छलक जाते हैं। तभी बबीता, जो कि अपनी माँ के दुख तकलीफ को सबसे ज्यादा समझती थी, उसने कहा, ऐसा नहीं कहते नैना, माँ इतनी मेहनत किसके लिए करती है? हमारे लिए। बस अभी हमारे हालात खराब चल रहे हैं, माँ से माफी मांगो। मुझको माफ कर दो। कोई बात नहीं मेरा बच्चा। अच्छा आज पैसे मिले हैं ना, मैं पकौड़ी वाली कढ़ी चावल बनाती हूँ, मैं राशन लेकर आती हूँ। जैसे ही वो झोपड़ी के बाहर आती है तो पूरे आंगन में पत्ते पत्ते बिखरे थे। उसकी छोटी सी फुलवारी भी थी जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, जिसका वो गरीब माँ अपनी 5 बेटियों के समान ख्याल रखती थी। अरे वाह, मेरी फुलवारी कितनी प्यारी लग रही है, मगर बारिश से पत्ते भर गए हैं, साफ कर देती हूँ। सफाई करके वो सामान लाकर खाना बनाकर 5 को परोस कर देती है। वाह माँ, क्या लाजवाब कढ़ी पकौड़ा बनाया है आपने, मजा आ गया। धानी, हमारी माँ है ही इतनी टैलेंटेड, उन्हें टेलर का काम भी आता है, और बारिश के मौसम में तो माँ के हाथों का मस्त कढ़ी चावल खाकर मजा आ जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। मानसून के चलते रोज रोज ही मूसलाधार बारिश पड़ती है। जहाँ सबके बच्चे रेनकोट और छाता लेकर स्कूल जाते, वो 5 पन्नी ओढ़कर पहुँचती। जहाँ अमीर टीचर उन्हें दरवाजे पर रोक देती है। तुम 5 क्लासरूम में नहीं बैठ सकती। लेकिन क्यों मैडम जी, हम तो लेट भी नहीं आए हैं, टाइम से आए हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था छाता लेकर आने को, मगर तुम इतनी ढीठ हो, सुनती नहीं हो। नाउ गेट आउट। मैडम जी, हमारी माँ बहुत गरीब है, इस बरसात के मौसम में हमारे पास खाने को भी नहीं है ढंग से, फिर छाता कहाँ से दिलाएंगी? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट रूल्स आर रूल्स। अब जाओ, और कल से छाता लेकर नहीं आई तो नाम काट दूंगी तुम सबका। 5 बरसात में भीगते हुए मुंह लटकाकर घर लौटती हैं, जहां वो देखती हैं क्योंकि घर की छत गिरी हुई थी, जहां करुणा तूफान में उड़ा बचा कुचा सामान बटोर रही थी। माँ ये सब कैसे हुआ? बहुत तेज आंधी आई थी बबीता, उसमें छत भी ढह गई और सारा सामान समेत तुम लोगों के कपड़े लत्ते भी उड़ गए।
वैसे भी वो कपड़े पहनने लायक कहाँ थे माँ, फट गए थे सारे। तुम लोग स्कूल से क्यों आ गई? माँ मास्टर जी ने हमें भगा दिया और छता लेकर आने को कहा है। तभी फिर से बादल उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, तेज तेज की बारिश होने लगती है। हे भगवान, इस बारिश के मौसम ने तो उधम मचा कर रख दिया है। हाथ में एक पैसा कौड़ी भी नहीं कि छत डलवा सकूं। तभी धानी पूरे आंगन में उगी हरी हरी घास को देखती है जो कि बारिश से जम गई थी। माँ, छत बनाने के लिए हमें पैसों की जरूरत नहीं लगेगी। हम इस घास की छत बना सकते हैं। मैंने इतिहास की किताब में पढ़ा था, पहले के लोग इन्हीं के घर बनाकर रहते थे। तो फिर देर किस बात की है, चलो हम सब माँ के साथ मिलकर घर तैयार करवाते हैं। 3 बहनें बरसात में भीगते हुए घास इकट्ठा करती हैं, तो 2 बड़ी बेटियां छत बनवाती हैं। कड़े संघर्ष के बाद उनका घर तैयार हो जाता है। सब घास घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं, लेकिन अब उस गरीब माँ को अपनी 5 बेटियों के भविष्य की चिंता सता रही थी। माँ, तुम परेशान क्यों हो? अब तो घर भी ठीक हो गया है, फिर तुम किस बात की चिंता कर रही हो? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की। मुझे तुम्हारे लिए छाता बनाना होगा। बहुत भागा दौड़ी के बाद तो तुम सबका नाम लिखा है स्कूल में। तो फिर जैसे आपने घास वाला घर बनाया, हमारे लिए घास की छतरी बना दो माँ। अपनी 5वीं बेटी पारुल की बात करुणा को समझ आ जाती है। वो ढेर सारी चौड़ी घास इकट्ठा करती है और नदी घाट पर से छाते की डंडी बनाने के लिए सरकंडे भी ले आती है और दिमाग लगाकर घास वाला मजबूत सा 5 छाता बनाती है और उन पर ऊपर से पन्नी भी चढ़ा देती है। ये लो तुम 5 का छाता, मैंने इस पर पन्नी लगा दी है। इसमें से बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा। अरे वाह माँ, आपने तो कितना प्यारा घास वाला छाता बनाया है। हाँ, ये तो एकदम वाटरप्रूफ छाते के जैसा है, इसमें पानी भी नहीं आता। कल से हम अपना घास का अनोखा छाता लेकर जाएंगे स्कूल और सबको दिखाएंगे। अपनी गरीब माँ के बनाए घास के छाते को देखकर 5 बेटियां बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और छाता लेके बारिश में नाचने लगती हैं। तभी सिमरन की फ्रॉक उसकी नोक से फट जाती है। अरे नहीं, मेरा कपड़ा तो फट गया, अब मैं क्या पहनूंगी माँ? ला दिखा, मैं ठीक कर दूंगी बेटी। हे भगवान, ये कपड़ा तो बुरी तरह से फट गया है, सिलने लायक भी नहीं बचा। ऐसी हालत में करुणा दुविधा में आ जाती है। तभी वो कुछ सोच कर बोलती है। अरे हाँ, मुझे तो सिलाई करना आता है। क्यों ना मैं इस घास से अपनी 5 बेटियों के लिए ड्रेस बनाऊं। कोई और दूसरा चारा समझ में ना आने पर करुणा अपनी बेटियों के लिए घास की ड्रेस बनाने की सोचती है। वो खूब घास और अलग अलग रंग की पत्तियां इकट्ठा करके ड्रेस सिलने बैठ जाती है और सबसे पहले एक ड्रेस तैयार करती है। ये घास वाला ड्रेस कुछ फीका फीका सा लग रहा है। अगर मैं इनमें फूल लगाकर सजा दूं तो कितने अच्छे लगेंगे। वो आंगन से फूल तोड़कर लाती है और घास वाली ड्रेस में सेट कर देती है, जिससे उसकी शोभा बढ़ जाती है और 5 अलग अलग डिजाइन वाली ड्रेस सिलकर 5 को देती है, जिसे पहनकर वो बहुत खुश थी। माँ, तुमने कितनी प्यारी घास की ड्रेस सिली है, बताओ कैसी लग रही है हम पर? 5 को छलछलाई आंखों से देखकर उस गरीब माँ ने कहा, एकदम मोरनी के जैसी लग रही हो तुम 5, बहुत सुंदर लग रही हो। माँ, तुम ना ऐसी घास वाली और भी ड्रेस बनाकर बाहर टांग दो, फिर देखना हमारे घास के कपड़े सिलने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी। हम घूम कर आते हैं। 5 बारिश में अपनी घास वाली ड्रेस पहनकर बाहर निकलती हैं, जहां सब देखते रह जाते हैं। उधर करुणा साड़ी सूट बनाकर शो पीस में लगा देती है, जिससे लुभाकर बहुत सी औरत हरे रंग की ड्रेस बनवाने के लिए अड़ोस पड़ोस में से निकल कर आती हैं और कोई घास का सूट तो कोई घास की साड़ी ब्लाउज सिलने का ऑर्डर दे जाती है। एक कमरे के ससुराल में 2 जेठानी एक देवरानी की गोद भर आई। पता नहीं एसी की हवा कहाँ जा रही है, बिल्कुल नहीं लग रही है मुझे तो। एसी की सारी हवा तो ये देवरानी खा रही है। इसी एक बात तो तय है कि हमारी सास बड़ी कंजूस मक्खी जूस है। एक ही कार में तीनों को ठूस दिया है। ओह नो, मेरा तो पूरा का पूरा काजल लिपस्टिक फैल गया। मेरा भी मेकअप बिगड़ गया। अभी तो ससुराल आने में टाइम है। ताशा, मेरे पर्स में मेकअप किट है, चलो टचअप कर लेते हैं। ताशा और डिम्पल कार में ही मेकअप करने लगती हैं। तभी ससुराल आ जाता है, जहां आरती की थाली लेकर सास मेनका खड़ी थी। आओ आओ मेरी प्यारी बहू रानियों, तुम्हारा स्वागत है। मेनका अपनी 2 बड़ी बहू की खूब अच्छे से आरती उतारकर उन पर फूल बरसाती है और तीसरी बहू को टेढ़ी नजर से देखकर केवल एक ही बार आरती करती है। मामी जी, हम थक गए, हमारा बेडरूम दिखा दीजिए अब जल्दी से। मैंने तुम दोनों के लिए कमरे में गद्दे बिछा दिया है, आराम कर लो। व्हाट नॉनसेंस, ये हमारा ससुराल है। ये तो दरवाजे से एक नजर देखने में ही खत्म हो गया। ऊपर से दर्जनों लोग बैठे हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं। इस एक कमरे में हम कैसे एडजस्ट करेंगे? तुम दोनों चिंता मत करो, ये मुंह दिखाई के बाद चली जाएंगी। ठीक है, कोई नहीं सासू माँ। खैर, ये मम्मी डैडी ने हमें थोड़ा दहेज दिया है, देख लीजिए। वैसे हमारी देवरानी के माता पिता ने कुछ नहीं दिया क्या? अरे वो भिखारी लोग क्या देंगे, ठेंगा दिखा दिया। पहले तो 50,000 देना तय किया था दहेज में, और एकदम से विदाई के टाइम पैरों में पगड़ी रखकर 4 आंसू बहा दिए। वैसे भी ये कल्लो तुम्हारे ससुर जी की पसंद है। सास और दोनों जेठानियों के टोंटबाजी से कंचन का बहुत दिल दुखता है।
वैसे तो उसका रंग बहुत ही काला था, लेकिन दिल उतना ही साफ था। ताशा बहू, डिम्पल बहू, ये लो तुम दोनों ये साड़ी पहनकर मुंह दिखाई के लिए तैयार हो जाओ। ओके मम्मी जी। सासू माँ, मेरी मुंह दिखाई की साड़ी दे दीजिए, मैं भी बदल लेती हूँ। लहंगे में बहुत गर्मी सी लग रही है। ज्यादा गर्मी लग रही है तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर। वैसे भी तेरी मुंह दिखाई करवा के मुझे अपनी नाक थोड़ी ना कटवानी है। मुंह दिखाई सिर्फ तेरी दोनों जेठानियों की होगी, क्योंकि वो दोनों दूध जितनी गोरी हैं और तू काली है। अब जाके मेहमानों की खातिर कर और घूंघट में रहना। जी माँ जी। ताशा, आई फील सो बैड। मम्मी जी ने हमारी काली देवरानी के मुंह दिखाई के लिए मना कर दिया। कंचन मेहमानों को शरबत बांटती है, वहीं जेठानी की मुंह दिखाई की रस्म होती है। मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। थैंक गॉड भीड़ कम हुई, अब तो मुझे आराम करना है बस। दोनों जेठानियां दहेज में लाई अपने बेड को कमरे में लगा के फैल कर सो जाती हैं, जबकि सास कंचन को सोने के लिए फटी हुई चटाई देती है। ये ले कंचन बहू, चटाई डालकर सो जा, और इस जगह में मत सोना, यहाँ मैं और तेरे ससुर जी सोते हैं, तू वहाँ दीवार की तरफ सोना। जी माँ जी। दोनों गोरी जेठानी अपने एक कमरे के ससुराल में बेड पर सोती हैं। वहीं बेचारी कंचन एकदम दीवार में सट जाती है, जहां उसे बिल्कुल भी पंखे की हवा नहीं मिलती। मेनका कमरे के बीच में पर्दा डाल देती है। चलो मेरी बहू, ये लो मैंने पर्दा डाल दिया है, दोनों के पति के साथ वक्त बिताओ ताकि मैं जल्दी जल्दी दादी बनूं। जी मम्मी जी, बिल्कुल। डिम्पल, तुमने सुना ना माँ ने क्या कहा? माँ को जल्दी से दादी बनना है। हाँ सुना, लेकिन एक कमरे में हम खुलकर एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। ये एक पंखा ट्रेन के इंजन की तरह धुक धुक कर रहा है। कोई नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हें हवा कर देता हूँ। दोनों जेठानी की पहली रात अच्छी बीती है, तो कंचन रात भर गर्मी में करवट बदलती रहती है। इसी तरह से दिन गुजरते हैं, लेकिन दोनों में से कोई ना तो घर का एक काम करती है, न एक दिन का टस से मस करती है। सब कुछ अकेले देवरानी के सिर मत्थे होता है। ऐसे ही करते एक महीना बीत जाता है। दोनों जेठानी खुशखबरी सुना देती हैं। सासू माँ, हम दोनों आपके लिए गुड न्यूज लेकर आई हैं। अरे मगर तुम दोनों तो हॉस्पिटल गई थी, फिर गुड़ नमक कहाँ से ले आई? अरे गुड़ नमक नहीं, गुड न्यूज मम्मी जी। हमारे कहने का मतलब है कि आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हैं, क्योंकि हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। क्या कहा? सचमुच? ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। दूधो नहाओ पूतो भलो, देखना मैं तुम दोनों की गोद भराई कितनी धूमधाम से करूंगी। हाँ, मगर हमारे बच्चों के आने से पहले नए कमरे तैयार करवा लीजिए मम्मी जी, क्योंकि हमने तो इस माचिस के डिब्बे जैसे एक कमरे में आपको खुशखबरी सुना दी, लेकिन थोड़ा टाइम में हमारा परिवार हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ। खैर, तुम दोनों को अपना खास ख्याल रखना होगा। ये दौर बहुत नाजुक होता है और तुम दोनों के पेट में इस घर का चिराग बल रहा है। कंचन, अरे ओ कंचन, आज से तुझको अपनी दोनों जेठानियों का खास ख्याल रखना है। घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। जी ठीक है सासू माँ। अब ससुराल की जिम्मेदारी संभालने के साथ कंचन को अपने दोनों प्रेग्नेंट जेठानी का ख्याल भी रखना पड़ता है। बता दीजिए जेठानी जी, आप दोनों आज क्या खाएंगी? आज ना मुझे कुछ तीखा खाने का मन है, तो ऐसा करो तुम स्पाइसी सा अंडा करी और पुलाव बना दो। जी ठीक है। बेचारी देवरानी अपनी दोनों प्रेग्नेंट जेठानी की फरमाइश का खाना बनाने लगती हैं। तभी उसकी तबीयत ढीली होने लगती है। पता नहीं, आज दिल बहुत कच्चा कच्चा सा हो रहा है। इतने में कंचन को उल्टियां आती हैं। यक! इस काली कलूटे ने तो कमरे में ही रायता फैला दिया। कितनी बास आ रही है। दोनों जेठानी नखरे करने लगती हैं। तभी कंचन खुद को संभालते हुए सफाई करती है, लेकिन अब उसको बार बार चक्कर आने लगते हैं और एक दिन वो गिर जाती है। कंचन, कंचन तुम ठीक हो? प्रदीप कंचन को डॉक्टर के पास लेके जाता है। मुबारक हो मिस्टर प्रदीप, आपकी पत्नी मां बनने वाली है। ऐसे में थोड़ी वीकनेस आती है, इनका ख्याल रखिएगा और ठंडक में रखिए। जी डॉक्टर। प्रदीप कंचन को लेकर घर आता है, जहां उसकी दोनों जेठानी और सास मुंह फुलाए बैठी होती हैं। हमने खाया पिया है कि नहीं? देवर जी को तो पड़ी ही नहीं। मामी जी, मुझे तो लगता है कि काम से बचने के लिए नाटकबाजी की थी। अरे बहुओं, ये काले लोग दिल के भी काले होते हैं। मुझे लगता है वो तुम दोनों से जलने लगी है। तुम दोनों बच्चा पैदा करने वाली हो और उसको काम करना पड़ता है। अरे तुम सास बहू क्यों अपने मन की खिचड़ी पकाई जा रही हो? एक बार प्रदीप और बहू को आने दो। लो आ गए। क्यों देवरानी जी, हम दोनों सुबह की भूखी हैं। आ गई हम सैर सपाटा करके। भाभी प्लीज, हम कहीं घूमने नहीं गए। कंचन की हालत नाजुक थी। कंचन माँ बनने वाली है। माँ पिताजी। अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अब एक साथ एक घर में तीन खुशखबरी आएंगी। कंचन मुस्कुराते हुए सास के पाँव छूती है। हाँ ठीक है, कोई तीर नहीं मार लिया तूने। अब देख जरा, पूरे कमरे में झूठे बर्तन बिखरे हुए हैं, मक्खियां भिनभिना रही हैं। इन्हें मांज दे, जगह की दिक्कत है, पता है ना? जी माँ जी। जहां मेनका अपनी दोनों प्रेग्नेंट बहू के प्रति खूब दुलार दिखाती है और लाड करती है, वहीं कंचन के काले रंग की वजह से बैर करती है।
उसे ऐसी अवस्था में गर्मी में जमीन पर सुलाती है। इसी तरह से महीने गुजरते हैं और गोद भराई की बारी आती है। ताशा बहू, डिम्पल बहू, ये लो तुम्हारी गोद भराई का लहंगा, अच्छे से सजना धजना। और ये ओ सासू माँ, ये लहंगा बहुत औसम है। हाँ, मगर तुमसे ज्यादा नहीं, ये लो कर लो। वैसे तो तेरे इस काले रंग पर क्या लाल, क्या गुलाबी, पीला, सब एक बराबर है। तू ये साड़ी डाल लेना। धन्यवाद माँ जी। और सुन, जरा कल तड़के सुबह उठना, मैंने गोद भराई के खाना बनाने के लिए कोई हलवाई नहीं लगाया, सब कुछ तुझे बनाना है। जी अच्छा। मेनका के जाते दोनों गोरी घमंडी जेठानी उसे चिढ़ाने लगती हैं। क्यों हमारी काली देवरानी, बुरा लगा ना? माँ जी ने हमको इतना महंगा लहंगा दिया है और तुमको 3rd क्लास वाली साड़ी। कोई बात नहीं, मैं इसी में खुश हूँ। वैसे भी तोहफे की कीमत दिल से होती है। अच्छा, मैं आती हूँ। जुबान तो छुरी की तरह चलती है, ये कोयला खदान की। प्रेगनेंसी के पूरे टाइम ने भी कंचन कमरे को सजाती है और खाना पीना भी बनाती है, जबकि जेठानी लीपापोती में ही लगी होती है। थोड़ी देर में गोद भराई शुरू हो जाती है। आज तो हमको अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलने वाले हैं। आफ्टर ऑल हमारी गोद भराई है। तभी हाथ में एक जोड़ी पुराना कपड़ा मेनका दोनों की झोली में डालती है। ये लो बहू, ये तुम दोनों के पति के कपड़े हैं, और ये झुंझुना भी। जब मेरे पोते पोती इस दुनिया में आए तो उन्हें देना। सास के दिए तोहफे से दोनों गुस्से में टेढ़ा मुंह बना लेती हैं। इस 10 रुपए की झुंझुने के लिए हम इतना टाइम लगाकर तैयार हुई थी। क्या इस समय एक नया कपड़ा भी नहीं खरीदा गया सासू माँ से हमारी बच्चों के लिए? मेनका अपनी काली बहू को भी वही कपड़े देती है, जिसे वो खुशी खुशी ले लेती है, लेकिन दोनों जेठानी घमंड में उठकर पल्ला झाड़ देती हैं। क्या हुआ बहू, तुम उठ क्यों गई? अभी गोद भराई पूरी नहीं हुई है। हमको गर्मी लग रही है, हमसे नहीं बैठा जाएगा। बस थोड़ी देर की बात है बहू, बैठ जाओ ना। देखो सब तोहफे लेकर आई है, मैं समझ सकती हूँ। नो वे मम्मी जी, आप हमारी कंडीशन को नहीं समझ सकती। जिस पर बीतती है वही जानता है। एक तो इस छोटे से कमरे में हमारी गोद भराई कर दी, हमें कितनी दिक्कत हो रही है। ऊपर से दर्जन लोगों को बुला लिया, और दिया क्या है झुंझुना? हमारे बच्चे यही डिजर्व करते हैं क्या? वी आर लिविंग, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? तुमसे भी ज्यादा मैंने मेरे बच्चे के लिए सब्र किया है, उन्हें मुझसे छीनकर मत ले जाओ। मेनका बिलख बिलख कर रोने लगती है, लेकिन दोनों बहुओं का पत्थर दिल नहीं पिघलता। जेठानी जी, आपने हमेशा मेरे संग में बदसलूकी की, लेकिन आज आप उस माँ को रुला रही हैं जिसे अपना बेटा आपको दिया है। माँ जी ने अपनी जान न्यौछावर की है आप पर, उसका तो मान सम्मान कीजिए। बहुत किस्मत वाले बच्चों को दादी का आशीर्वाद मिलता है, और प्यार भरा ससुराल भी। भगवान ने जितना दिया है उसे धन्यवाद कहिए, खुशी ढूंढने से मिलती है। ये सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। आई एम सॉरी माँ, कान पकड़कर सॉरी, हम कहीं नहीं जाएंगी, यही रहेंगे। आंसू पोंछ लीजिए प्लीज। आज तूने अपने इस पत्थर दिल सास को पिघला दिया बहू। इन दोनों के साथ तू भी तो ममता के दहलीज पर बैठी थी, मगर मैंने तुझे बस ताने दिए। तू मेरे घर की लक्ष्मी है, जिसने आज इस परिवार को टूटने से बचाया है। आखिर में मेनका कंचन को स्वीकार कर लेती है और एक ही कमरे में तीनों की गोद भराई करवाती है।